नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हम लोग एससीईआरटी बुक का अध्ययन कर रहे थे। आज की इस वीडियो में चैप्टर 9 डिस्कस करेंगे, जो कि है पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं प्रभाव। तो इस चैप्टर में मेनली हम लोग को देखना है कि पर्यावरण प्रदूषण कहते किसे हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनकी प्रदूषण की वजह से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, इनका कारण क्या है प्रदूषण का, और इनसे क्या प्रभाव हमारे दैनिक जीवन पर या हमारे शरीर पर पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं जो अजैविक घटक वाले हैं, जैसे कि हवा, पानी और मिट्टी। ये जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, इनकी स्वच्छता एवं शुद्धता हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। हम प्रतिदिन अपने क्रियाकलापों से इनमें हानिकारक पदार्थों को मिलाकर या इनका जो संतुलित संगठन है उसको बिगाड़कर इन्हें अशुद्ध कर देते हैं, जिनके कारण हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। यानी जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, हवा, पानी और मिट्टी, इनमें जो इनका प्राकृतिक नेचुरल संगठन है उसको जब हम अपने दैनिक क्रियाकलापों के माध्यम से उसको अशुद्ध कर देते हैं या उसमें कुछ अशुद्धियाँ मिला देते हैं तो ये प्रदूषित हो जाते हैं, जिसका दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर भी पड़ता है। अब इसमें इनके प्रकार अगर देख लेते हैं तो ये है जल प्रदूषण। जब जल का प्राकृतिक संगठन बिगड़ जाता है तो जल प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण, मेनली 4 प्रकार के हो गए। अब इनका जो है, इनकी वजह से जो है हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और जीव जगत तथा पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पे ये तो हो गई इसकी भूमिका। अब यहाँ पे दिया गया है पर्यावरण प्रदूषण की एक परिभाषा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो पर्यावरण के विभिन्न घटकों जैसे कि जल, वायु और मिट्टी आदि में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन, जिनका जीवधारियों एवं अन्य घटकों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, तो ये बेसिक नॉलेज के लिए है। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। केवल हमें इतना जानना रहेगा कि जो ये प्रदूषण के प्रकार यहाँ पे बताए गए हैं, इनसे कौन कौन से रोग होते हैं या इनसे क्या प्रभाव पड़ता है, वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे आइए देखते हैं। सबसे पहला दिया गया है जल प्रदूषण के बारे में। अब जल प्रदूषण, जल में किसी भी प्रकार के अवांछनीय पदार्थ की उपस्थिति जिसके कारण जल की गुणवत्ता में कमी आ जाती है, जल प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषित जल अनेक बीमारियों का कारण होता है। ठीक है, क्योंकि जल के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। यदि जल को हम प्रदूषित करते हैं तो वही जल हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में एक जल चक्र पढ़ा था। जल चक्र जो है चलता रहता है प्रकृति में और वो जल हमें दोबारा भी प्राप्त होता है। यदि हम जल को प्रदूषित कर देंगे तो जो है कहीं ना कहीं उससे हमें प्रभावित होना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि जल प्रदूषण का कारण क्या है। ठीक है, यहाँ पे पहला कारण दिया गया है उद्योगों के द्वारा। उद्योग, हमारे जो फैक्ट्रीज हैं, हमारे जो कारखाने हैं, इनकी वजह से भी जल प्रदूषित होता है। कैसे होता है? विभिन्न उद्योगों एवं घरेलू उपयोगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ, जो हमारे घर का गंदा पानी है, हमारी फैक्ट्रियों से जो गंदा पानी निकलता है, वो नदियों, झीलों या तालाबों आदि में जाकर उसके जल को प्रदूषित कर देता है। एक तो कारण ये हो गया कि फैक्ट्रीज जो हैं, कारखाने जो हैं, उनकी वजह से या हमारे घर के जो गंदा पानी निकलता है उसकी वजह से भी जल प्रदूषण होता है। अगला है मानव की दैनिक क्रियाएं, जैसे कि नदी, तालाब आदि में कपड़े धोने या पशुओं को नहलाने या सीवेज का गंदा पानी, जो हमारे घर का सीवेज का गंदा पानी होता है, इसमें प्रवाहित करने से जल प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, अगला कारण है कृषि एवं कीटनाशक दवाएं। कृषि में फसलों के अत्यधिक उत्पादन के लिए उपयोग किए जा रहे विभिन्न प्रकार के रासायनिक खाद, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होती हैं और कीटनाशक होते हैं, इनकी वजह से भी जो है जल का प्रदूषण होता है। अब यहाँ पे एक फिगर में दिया गया है कि जल प्रदूषण दिखाया गया, जैसे कि नदियों या तालाबों में कपड़े धुलने से, पशुओं को नहलाने से, या हमारे जो फैक्ट्रीज हैं इनसे जो गंदा पानी निकलता है इसको हम लोग डायरेक्ट ले जाके नदियों में गिरा देते हैं, या फिर जो है फैक्ट्रियों से निकलने वाला या हमारे घरों से निकलने वाला जो गंदा पानी है ये नदियों में जाता है, जिस वजह से नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है। अब यहाँ पे दिया गया है आगे कि जैसे जो हमारे कीटनाशक दवाएं होती हैं, कीटनाशक दवाएं वर्षा के जल के साथ साथ नदियाँ, तालाबों में पहुंचकर जल को प्रदूषित कर देती हैं। जब हम अपने खेत में, फसल में कीटनाशक दवाओं का
प्रयोग करते हैं तो वो जब बारिश होती है तो उसके साथ कुछ मात्रा में नदियों तालाबों में चला जाता है, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। आगे दिया है जल प्रदूषण के प्रभाव क्या है। अब प्रदूषित जल का प्रभाव जलीय जो जीव जंतु हैं, जो जल में पाए जाने वाले जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं और मानव पर पड़ता है। ठीक है, प्रदूषित जल को पीने से बीमारियां हो जाती हैं। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन शुरू होती है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जल जनित बीमारी यानी जल से होने वाली, प्रदूषित जल से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, और यही एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि जल जनित बीमारी जो जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस और अमीबा के कारण पेयजल के माध्यम से अथवा एकत्रित जल में पनपने वाले मच्छरों के काटने से फैलती हैं। जो गंदा जल है, जो प्रदूषित जल है, उसमें जो है बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाएंगे या फिर वायरस उत्पन्न हो जाएंगे या फिर कुछ अमीबा जो है उसमें उत्पन्न हो जाते हैं, और जिनके सेवन से हमारा शरीर जो है बीमार पड़ जाता है, या फिर ऐसे कुछ उसमें गंदे जल में मच्छर का जो है जन्म होता है, जो कि अनेक बीमारियों के कारण बनते हैं। अब यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है जो कि एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है कि प्रदूषित जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाले रोग। ठीक है, और इस तरफ दिया गया है कि एकत्रित जल में पनपने वाले मच्छर द्वारा फैलने वाले रोग। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी लिस्ट जो है आप देख लीजिएगा और ज़रूर एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहला है पेचिस। पेचिस रोग का कारण होता है अमीबा, जो कि प्रदूषित जल में ही पनपता है, और इस जल को पीने से जो है क्या होता जाता है, पेचिस हो जाता है। अगला है अतिसार। अतिसार जो है ये भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है। अगला है टाइफाइड। टाइफाइड भी जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। टाइफाइड जो है गंदे जल यानी प्रदूषित जल को पीने से होता है, और इसका कारण क्या है, बैक्टीरिया। अगला है पीलिया। पीलिया भी प्रदूषित जल से ही होता है, लेकिन इसका मेन कारण होता है वायरस। ठीक है, और अगला है हैजा। हैजा रोग भी जो है बैक्टीरिया के कारण होता है और प्रदूषित जल को पीने से होता है। तो हमारे एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रदूषित जल के कारण फैलता है। तो ऑप्शन में आपको इसमें से कोई एक जरूर मिलेगा, चाहे वो हैजा हो, चाहे वो टाइफाइड हो, चाहे अतिसार हो, चाहे पेचिस हो, चाहे पीलिया हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न और बन सकता है कि जैसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण फैलता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग जैसे अतिसार है, टाइफाइड है, हैजा है। ठीक है, या फिर पूछ लिया कौन सा रोग अमीबा के द्वारा फैलता है, तो पेचिस, या फिर वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग, तो यहाँ पे पीलिया। तो ये इस टाइप के कुछ प्रश्न जो है हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे कोई वनडे एग्जाम कोई भी हो, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वनडे एग्जाम आप कोई भी दे रहे हो, ऐसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। और अगली जो लिस्ट यहाँ पे दी गई है कि एकत्रित जल में मच्छर की प्रजातियाँ जैसे कि एंडीज और एनाफ्लीज, दो मच्छर की प्रजातियाँ यहाँ पे दी गई हैं जिनकी वजह से बीमारियां फैलती हैं, और उनके नाम पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एंडीज मच्छर की वजह से डेंगू रोग होता है, ठीक है, और एनाफ्लीज मच्छर की वजह से मलेरिया रोग होता है। तो ये जो है बीमारियों के नाम भी पूछे जाते हैं, और कौन सी मच्छर से कौन सी बीमारी होती है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो कहीं नोट कर लीजिएगा, एंडीज मच्छर जो होते हैं इनकी वजह से डेंगू होता है, और एनाफ्लीज मच्छर जो होते हैं ये मलेरिया के वाहक होते हैं, मादा एनाफ्लीज मच्छर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे रोग और मच्छरों के बारे में दिया गया है, और यहाँ पे कुछ बीमारियाँ जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। आगे हम लोग देख लेते हैं कि जल जनित रोगों से बचाव। अब बचाव में देखेंगे कि अपने आसपास का जो हमारा परिवेश है, हमारा वातावरण, उसको स्वच्छ रखा जाए, आसपास कूड़ा कचरा एकत्र ना होने दिया जाए। अगला है पीने के लिए स्वच्छ जल का प्रयोग करें तथा पेयजल को स्वच्छ स्थान पर ढक कर रखें। ठीक है, अगला है अपने आसपास जल एकत्रित ना होने दें जिससे उस पर कुछ जो मच्छर हैं वो पनपने ना पाएँ। अगला है जल स्रोतों को दैनिक क्रियाकलापों से दूषित ना करें। जो हमारे जल के स्रोत हैं, जैसे नदियाँ हैं, तालाब हैं, इनको स्वच्छ रखने का प्रयास करें। अगला है सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें जिससे मच्छर काटने ना पाएँ। अगला है रोगों से होने वाले चिकित्सक की सलाह से दवा लें। तो ये हमारे जो है जल जनित रोगों से बचाव के कुछ जो है उपाय बताए गए थे। अगला है इसे भी जानें। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है यहाँ से। इसको इस बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, मिनीमाता रोग के बारे में, लेकिन यहाँ पे भी देख लेते हैं कि जापान देश के
कुमामोटी क्षेत्र में एक कंपनी थी जिसका नाम था चिस्पो कॉरपोरेशन ने 1932 से लेकर 1968 के बीच में पारे के अपशिष्ट के रूप में मिनीमाता खाड़ी में फेंका था। जो उसकी फैक्ट्री से पारे का अपशिष्ट पदार्थ निकलता था उसको मिनीमाता खाड़ी थी जापान में, जिसमें वो डाल देता था। और इससे क्या हुआ कि खाड़ी के जल का प्रदूषण हुआ और बहुत अधिक हो गया, जिसकी वजह से खाड़ी में पाई जाने वाली मछलियाँ जो है इस जल के कारण प्रदूषित हुई और उस मछलियों को खाने से वहाँ के आसपास के लोग जो है इस नई बीमारी से ग्रसित हो गए। इसलिए सबसे पहले ये बीमारी मिनीमाता खाड़ी से जो है फैली थी, इसलिए इस बीमारी का नाम दे दिया गया मिनीमाता रोग और मिनीमाता रोग कहा जाने लगा। ठीक है। और मेन जो हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि मिनीमाता रोग का कारण क्या है, तो पारे की वजह से, किस वजह से फैलता है, तो प्रदूषित जल में पारे की मात्रा अधिक होने जाने के कारण मिनीमाता रोग फैलता है। ठीक है। तो पारा यहाँ पे इसका कारण है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसी बात को ध्यान रखना है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि जल प्रदूषण का नियंत्रण कैसे नियंत्रण कर सकते हैं इस पे। तो यहाँ पे देखेंगे तो नदी तालाब आदि में कपड़े धोने एवं पशुओं को नहलाने आदि से बचाया जा सकता है। अगला है पेयजल स्रोत को नियमित साफ सफाई करें और प्रत्येक नगर में जो वाहित जल शोधन यंत्र लगाकर, मतलब जो गंदा पानी है उसको शोधन करके तब आगे नदियों या तालाबों में डाला जाए। अगला टॉपिक यहाँ पे देखते हैं, अगला प्रकार वायु प्रदूषण। ठीक है, जैसे जल प्रदूषण था वैसे वायु प्रदूषण। ये क्या है कि जब वायुमंडल के बाह्य स्रोत में धूल, गैस, धुआं व दुर्गंध आदि इतनी मात्रा में उपस्थित हो जाए कि उससे वायु के मूल कणों में अंतर आ जाए, यानी कि वायु में जो पाई जाने वाली नेचुरल गैसें हैं इनमें जो है अधिकता हो जाए। ठीक है, ऐसा कुछ इसमें अवांछनीय पदार्थ मिल जाए जिससे इनका संतुलन बिगड़ जाए तो उसको वायु प्रदूषण कहते हैं। इससे मानव जीवन और संपत्ति को नुकसान होने लगे तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। अब वायु प्रदूषण का कारण यहाँ पे दिया गया है कि वाहनों के द्वारा, जो हमारे यातायात के साधन है, जो हमारे वाहन हैं, इनके जो साइलेंसर से धुआं निकलता है इसकी वजह से भी वायु प्रदूषण होता है। वाहनों से निकलने वाले धुएं से कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, जो वायु को प्रदूषित करते हैं। अगला है फैक्ट्रीज, जो चिमनियों से निकलने वाला धुआं है, जैसे कि रासायनिक खाद, इस्पात, सीमेंट, चीनी मिल आदि हैं, निकलने वाला धुआं धूल के कण वायु में मिलकर इसे प्रदूषित करते हैं। यहाँ साथ साथ फिगर भी आप देखते चलेंगे, इसमें दिखाया गया है। प्राकृतिक कुछ स्रोत हैं हालांकि इनसे बहुत कम प्रदूषण होता है, जैसे कि ज्वालामुखी से निकलने वाला धुआं वायु को प्रदूषित करता है। आगे है दुर्घटनाएं, जैसे कभी कभी मानव की असावधानी से जो है क्या हो जाता है, अनेक दुर्घटनाएं, जैसे कि कारखानों से गैस का रिसाव हो गया कभी, या फिर कोई आणविक स्टेशन पर विस्फोट हो गया, या कुछ युद्ध सामग्री या फिर पटाखा फैक्ट्रियों में आग लग गई, या फिर जो है पटाखे के फोड़ने से जो गैस और धुएं निकलते हैं उससे भी वायु प्रदूषण होता है। अब यहाँ पे आगे देखेंगे कि वायु प्रदूषण का प्रभाव क्या है। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है प्रभाव से। तो यहाँ पे है कि वाहनों, कारखानों से विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें निकलती हैं जो सांस द्वारा हमारे शरीर में पहुंचकर दमा, टीबी, एलर्जी और डिप्थीरिया इत्यादि बीमारियों को पैदा करती हैं। तो यहाँ पे जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु प्रदूषण के कारण फैलता है। तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है दमा, टीबी, एलर्जी और डिप्थीरिया ये हो सकते हैं। अगला देख लेते हैं कि कारखानों से निकलने वाली हानिकारक जो रसायन है उससे जो वर्षा जल में मिलकर अम्लीय वर्षा कराते हैं। हमने अम्लीय वर्षा के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था पिछली वीडियो में कि अम्लीय वर्षा क्या होती है कि जो हमारी चिमनियों से सल्फर के ऑक्साइड यानी SO2 और नाइट्रस ऑक्साइड जो गैसें निकलती हैं वो जब जल के साथ क्रिया करती हैं तो एक केमिकल अम्ल बनाती हैं। ठीक है, जो पहली बारिश के साथ पृथ्वी पर आ जाती है उसी को अम्ल वर्षा कहते हैं, जिसका प्रभाव क्या होता है कि पशु पक्षियों, पेड़ पौधों तथा इमारतों आदि पर पड़ता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमारी स्किन जो है स्किन डिजीज हो जाती है अम्ल वर्षा के कारण। अगला है कि फ्रिज, एयर कंडीशन आदि से क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है जिसे हम लोग CFC कहते हैं, और ये क्या करती है कि ओजोन परत का क्षरण करती है। जो हमारे वायुमंडल के ऊपरी परत पे जो ओजोन परत पाई जाती है उसको ये नुकसान पहुंचाती है, जिसके कारण से सूर्य की जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी तक आती हैं और हमको स्किन डिजीज हो जाती है। ठीक है,
तो फ्रिज एयर कंडीशन आज से कौन सी गैस निकलती है? CFC गैस निकलती है। ये भी एग्जाम में खूब पूछा जाता है। और इसके वजह से क्या प्रभाव होता है? तो ओजोन परत जो है इसका क्षरण होता है, जिसकी वजह से सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं और अनेक रोगों का कारण बनती हैं। अब यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता, यदि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की अधिकता हो जाती है तो उसको कहते हैं हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ये किस गैस के कारण होता है? यही एग्जाम में खूब पूछा जाता है। तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। अब ये क्या करती है कि इसकी अधिकता भूमंडलीय तापन का कारण बनती है, यानी हमारे जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, क्योंकि CO2 गैस जो होती है ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ने लगता है। ठीक है, इससे ध्रुवीय क्षेत्र की जो बर्फ है वो तीव्र गति से पिघल रही हैं और समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। इसका दुष्परिणाम ये होगा कि जो समुद्र के किनारे बसे शहर हैं, नगर हैं, वो धीरे धीरे क्या है कि समुद्र में डूब जाएंगे। यानी कि इतनी बर्फ़ है हमारे ध्रुवों पर, वो जब पिघल जाएगी तो कुछ ना कुछ जलस्तर तो बढ़ेगा ही। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कोई भी एग्ज़ाम हो। तो यहाँ पे इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड गैस मेनली, और भी कुछ इसकी गैसें इसका कारण है, लेकिन मेन जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अब आगे लिखा है इसे भी जाने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, इसके बारे में हमने पहले भी बता दिया था, क्योंकि वहाँ पे भी ये मिला था। भोपाल गैस त्रासदी के नाम से एक प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल में स्थित अमेरिकन एक बहुराष्ट्रीय कंपनी थी, जिसका यूनियन कार्बाइड कारखाना था, जिसमें कीटनाशक जो है बनाया जाता था और उसमें एक गैस प्रयोग में लाई जाती थी जिसे कहते हैं MIC। इसका पूरा नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। यही प्रश्न जो है पूछा जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का उत्पादन किया जाता था। और 2-3 दिसंबर 1984 को ये घटना हुई थी। इसको भी याद रखना है कब हुई थी। ठीक है, कि शीत रात्रि में जहरीली मिक यानी MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का अचानक रिसाव हुआ, जिसके कारण वायु प्रदूषण से कुछ ही घंटों में हजारों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। ठीक है, भारी संख्या में जानवर भी मारे गए। इस घटना को भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसको जरूर रखेंगे कि भोपाल गैस त्रासदी घटना कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 को। और ये जो है कौन सी गैस का रिसाव यहाँ पे हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का। आगे देखते हैं कि वायु प्रदूषण के नियंत्रण यहाँ पे दिए गए हैं कुछ, कि जैसे हमारे जो उद्योगों और ये जो उद्योग हैं, जो ईंट भट्ठे हैं, इनको शहर से दूर स्थापित किया जाए, इनकी चिमनियों को ऊंचा रखा जाए, जिससे इनसे या फिर इनसे धूम्र और छेपक लगाए जाए, यानी कि धुएँ को छानने वाले और छेपक लगाए जाएँ। अगला है वाहनों की नियमित सर्विसिंग कराई जाए, जिससे वायु प्रदूषण कम से कम हो। अगला है कूड़ा करकट व फसलों के डंठल आदि को न जलाया जाए, जबकि इसके किसी गड्ढे में डालकर इसकी खाद तैयार की जाए। ठीक है, अगला है कि घरों में परंपरागत ईंधन जो है लकड़ी, कोयला, उपले आदि के स्थान पर सौर ऊर्जा या बायोगैस का प्रयोग किया जाए। अगला है अधिक से अधिक पौधरोपण किया जाए, ये भी वायु प्रदूषण को कम करते हैं। अगला है वाहनों में यथासंभव CNG गैस का प्रयोग किया जाए, जिससे जो है आजकल तो इलेक्ट्रिक वाहन आ गए हैं जो कि वायु प्रदूषण ना के बराबर करते हैं। ठीक है, तो ये जो है इन कुछ साधनों का प्रयोग करके वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। अगला है ध्वनि प्रदूषण। अब ध्वनि प्रदूषण से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं या क्या होता है, सबसे पहले जान लेते हैं कि आपने अनुभव किया होगा कि विवाह, जुलूस या अन्य आयोजनों में यदि आदि में प्रायः लोग तेज ध्वनि में DJ बजाते हैं। ठीक है, इससे कानों में अजीब ढंग का आभास होता है, थोड़ी देर तक धीमी आवाज़ भी ठीक से सुनाई नहीं देती। ठीक है, इसका कारण क्या है? ध्वनि प्रदूषण। वास्तव में जब ध्वनि का कानों व मस्तिष्क पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगे तो उसे शोर कहते हैं, और यही शोर जो है ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या हैं। सबसे पहला है यातायात के साधनों की तेज ध्वनि भी ध्वनि प्रदूषण का कारण है। देखिए, कभी आप हाईवे पे खड़े होइए जहाँ पे तेज़ गति में वाहन चलते हों, तो वहाँ पे भी आपको एक शोर का अनुभव होगा, और वो है क्या? ध्वनि प्रदूषण। आगे है कि TV बहुत तेज़ आवाज़ में चलाने पे, TV, रेडियो, DJ आदि का तेज़ ध्वनि में बजाने पर क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। अगला है पटाखों की तीव्र आवाज़ से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। अगला है कि उद्योगों में प्रयोग की जाने वाली मशीनों से, रसायन से या फिर जनरेटर आदि से भी
ध्वनि प्रदूषण हो सकता है। अब यहाँ पे इस फिगर में देखेंगे तो कुछ जो है दिखाए गए हैं ध्वनि प्रदूषण कारण, जैसे संगीत के कुछ वाद्य यंत्र हैं, हेलीकॉप्टर वगैरह हैं, या यातायात के साधन हैं, लाउड स्पीकर हैं, ठीक है, डीजे वगैरह है, तो ये ध्वनि प्रदूषण के कारण है। आगे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि प्रकृति में घटने वाले कुछ प्राकृतिक घटनाएं, जैसे कि बिजली कड़कना, तूफानी हवाएं, ज्वालामुखी विस्फोट से भी ध्वनि प्रदूषण होता है, किंतु ये घटनाएं बहुत कम होती हैं, इसलिए इनका दुष्प्रभाव भी कम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए एक प्रश्न बन जाता है एग्जाम में, वो यहाँ पे दिया गया है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। एग्जाम में खूब प्रश्न पूछा जाता है कि ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है, कैसे मापेंगे कि कितनी तेज तक ध्वनि हमारे लिए सही है, उससे ऊपर की ध्वनि जो है नुकसानदेह है या वो प्रदूषण की श्रेणी में आएगी। तो इसको कहते हैं डेसिबल, इसको डेसिबल DB में लिखा जाता है। ठीक है, तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल है, एग्जाम में बहुत पूछा गया है, इसको जरूर नोट कर लेंगे। अगला है कि 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि कानों पर विपरीत प्रभाव डालती है, यानी कि कोई भी ध्वनि जो 80 डेसिबल से अधिक तीव्र है वो ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आएगी, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो 80 डेसिबल से अधिक है तो ध्वनि प्रदूषण है, और ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है, डेसिबल है। ठीक है, ये हम लोग क्लास 6, 7, 8 की SCERT की हमारा पर्यावरण बुक का अध्ययन कर रहे हैं, और सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं इसके हमारे एग्ज़ाम के लिए। आप यूपी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम दे रहे हो, यहाँ से आपको देख रहे हैं कि एक ही चैप्टर से कितने प्रश्न मिल रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पे हमेशा मिलती रहेंगी। अब यहाँ पे आगे हम लोग देख लेते हैं कि ध्वनि प्रदूषण का जो प्रभाव है क्या क्या है। ठीक है, तो ध्वनि प्रदूषण से क्या हो सकता है कि ध्वनि प्रदूषण से आंशिक या पूर्ण बहरापन की समस्या हो सकती है। ठीक है, अगला है कि मानसिक तनाव, यहाँ पे जो है ये प्रश्न भी पूछा गया है कि मानसिक तनाव, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन व अनिद्रा की समस्या ध्वनि प्रदूषण से होती है। एग्जाम में पूछा गया है, इस लाइन को जरूर जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे, कौन कौन सी बीमारियां ध्वनि प्रदूषण से हो सकती हैं। मानसिक तनाव हो सकता है, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन और अनिद्रा की जो है समस्या हो सकती है। अगला है अधिक शोर में रहने वाले व्यक्ति में रक्तचाप के बढ़ने व दिल का दौरा पड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, हार्ट अटैक भी हो सकता है। अगला है अधिक शोर के कारण पशु पक्षियों को अपना आवाज़ छोड़ना पड़ जाता है। ठीक है, कि जो पशु पक्षी होते हैं अचानक देखिए तेज़ ध्वनि होती है तो उड़ जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि वो कभी कभी पलायन भी कर जाते हैं। तो पशु पक्षियाँ जो है हमारे वातावरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्वनि प्रदूषण जो है इन पर प्रभाव डालता है। आगे जो है ध्वनि प्रदूषण का नियंत्रण, इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे तो इसके कुछ उपाय दिए गए हैं कि जैसे वाहनों में तीव्र ध्वनि वाले हार्न का प्रयोग ना किया जाए, इसे अनावश्यक रूप से ना बजाया जाए। ठीक है, रेडियो, टीवी या डीजे आदि का कम प्रयोग किया जाए। ठीक है, जो डीजे वगैरह हैं इन पर प्रतिबंध लगाया जाए या इनका प्रयोग कम किया जाए। आगे है कि ऐसे उपकरण का प्रयोग करें जिससे ध्वनि प्रदूषण कम हो। अगला है उद्योगों को शहर से दूर स्थापित करें, इसकी पुरानी मशीनों को समय समय पर बदलकर ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ उपाय थे। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसे भी जाने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और टेट के एग्जाम में तो बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अदर एग्जाम में SSC वगैरह के एग्जाम में भी हमने ये प्रश्न देखा है, कई बार पूछा गया है। तो ये प्रश्न जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है ग्रीन मफलर क्या है। अब ग्रीन मफलर जो है यहाँ पे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण में वृक्ष भी उपयोगी सिद्ध होते हैं। ठीक है, वृक्ष उच्च ध्वनि तरंगों का अवशोषण करने के साथ ही उन्हें वायुमंडल में विक्षेपित करने में भी सहायक होते हैं। यानी कि जो वृक्ष होते हैं ये क्या करते हैं कि ध्वनि प्रदूषण को कुछ तो कम कर लेते हैं रोक कर, और कुछ इनको विक्षेपित कर देते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण कम हो जाता है। सड़कों के किनारे लगे वृक्ष वाहनों की तेज आवाज़ को रोकते हैं, जिससे बस्तियों तक शोर कम पहुंचता है, इसलिए सड़कों के किनारे लगे वृक्ष को ग्रीन मफलर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और कई बार हमने SSC वगैरह के एग्जाम में भी ये प्रश्न देखा है कि ग्रीन मफलर क्या है, या फिर पूछा जाता है, अगर पूछा जाता है ग्रीन मफलर क्या है तो ये सड़कों के किनारे लगे वृक्ष को ग्रीन मफलर कहते हैं, और ये किस प्रकार के प्रदूषण को रोकते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये ध्वनि प्रदूषण को रोकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है,
बहुत पूछा गया है, इसलिए इसको विशेष रूप से आप ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं कि मृदा प्रदूषण। ठीक, अब मृदा प्रदूषण में क्या है कि मृदा यानी मिट्टी समस्त जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों को भोजन एवं आश्रय प्रदान करती है। कुछ प्राकृतिक एवं मानव जनित कारणों से जब मृदा की गुणवत्ता का ह्रास होता है तो उसे मृदा प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, अब मृदा प्रदूषण के कारण क्या हैं, तो सबसे पहले है कृषि द्वारा, यानी कि जो हमारी खेती हो रही है इसके द्वारा भी मृदा प्रदूषित होती है। वो कैसे कि फसलों में जब रासायनिक खाद या फिर कीटनाशक का अधिक प्रयोग करने से मृदा प्रदूषित हो जाती है। कुछ ऐसे केमिकल जो है फर्टिलाइज़र हैं और केमिकल होते हैं जो कीटनाशक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जिनसे मृदा जो है हमारी मिट्टी प्रदूषित हो जाती है, उसकी जो उर्वरा शक्ति है वो चली जाती है, या कुछ जो हमारे लाभदायक उसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो भी मारे जाते हैं। अगला है कि घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्ट द्वारा, यानी हमारे घरेलू तथा औद्योगिक जो संस्थान से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ हैं, जैसे कि प्लास्टिक है, तांबा है, पारा है या गंदा जल है आदि मृदा में मिलकर उसे प्रदूषित कर देता है। ठीक है, अगला है वनों का विनाश। जो वनों का विनाश हो रहा है, वन कट रहे हैं, पर्यावरण को शुद्ध रखने के साथ साथ ही मृदा अपरदन को भी रोकते हैं। वन क्या होते हैं, पेड़ क्या होते हैं, जहाँ आसपास होते हैं वहाँ मिट्टी का कटाव नहीं हो पाता। जब वनों को काटा जा रहा है तो मिट्टी का अपरदन होने लगता है, मिट्टी का कटाव होने लगता है, यानी जो हमारी उर्वरा मिट्टी होती है, परत होती है ऊपरी वाली, वो पानी के साथ बह के चली जाती है और मृदा का जो उर्वरा शक्ति है उसका विनाश हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये कुछ जो है मृदा प्रदूषण के कारण दिए गए हैं। आगे देख लेते हैं कुछ प्राकृतिक कारण भी हैं, जैसे कि ज्वालामुखी या भूस्खलन या फिर समुद्री तूफान या फिर अम्ल वर्षा, इससे भी जो है क्या होता है, मृदा प्रदूषित होती है। अब मृदा प्रदूषण के प्रभाव हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, प्रभाव, तो यहाँ पे निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहला है कि मिट्टी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिगर में देखेंगे मृदा प्रदूषण के कुछ कारण दिए गए हैं, जैसे कीटनाशक डाला जा रहा है, औद्योगिक अपशिष्ट हैं, अम्ल वर्षा है या फिर घरेलू अपशिष्ट हैं। ये जब मिट्टी के साथ मिलते हैं तो मृदा को प्रदूषित करते हैं। अब मिट्टी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो नष्ट हो जाते हैं, यानी कि हमारे जैसे केचुआ किसान का मित्र कहलाता है। ठीक है, या फिर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी फसलों के लिए लाभदायक होते हैं, वो भी प्रदूषण के कारण नष्ट हो जाते हैं। मिट्टी का उपजाऊपन कम हो जाता है, जिससे पेड़ पौधे और फसलों की वृद्धि पर दुष्प्रभाव पड़ता है। अगला है प्रदूषित मृदा पर पैदा होने वाली फसलें का सेवन करने से मानव स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसी फसल जो कि केमिकल फर्टिलाइज़र से उगाई जाती है या कीटनाशक के प्रयोग से उगाई जाती है, उनमें जो है अशुद्धि होती है, उनको खाने से अनेक प्रकार के रोग भी होते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे देखेंगे कि मृदा प्रदूषण नियंत्रण कैसे किया जाए। तो यहाँ पे कुछ उपाय दिए गए हैं कि जैसे फसलों पर कम से कम रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों का प्रयोग किया जाए, जैविक खाद का प्रयोग किया जाए। ठीक है, केमिकल जो फर्टिलाइज़र है उनका प्रयोग ना किया जाए। अगला है गांव तथा नगरों से निकलने वाले मल और गंदगी का उचित निस्तारण किया जाए। अगला है वनों के विनाश पर रोक लगाया जाए और अधिक से अधिक पौधरोपण किया जाए। तो इस प्रकार से कुछ जो है जो 4 प्रकार के मेनली प्रदूषण यहाँ पे बताए गए हैं उनको नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, आगे इस बुक में दिया गया है कि आधुनिक समाज की जीवन शैली। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि पिछले कुछ सालों से हमारी जीवन शैली में अनेक बदलाव आए हैं, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लोग विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे किसी न किसी प्रकार से पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं, जिसका विवरण निम्नवत है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ दिया गया है कि जैसे हमारी ईंधन एवं बिजली है, जैसे हमारी जो बिजली है इसकी खपत लगातार बढ़ रही है। बिजली का प्रयोग अब केवल प्रकाश के लिए ही नहीं बल्कि टीवी, फ्रिज और एयर कंडीशन आदि को चलाने के लिए भी किया जा रहा है। अब कोयला तथा प्राकृतिक गैस प्रमुख ईंधन है। हमारे प्राकृतिक जो प्रमुख ईंधन है कोयला और प्राकृतिक गैस है, जिनका उपयोग अधिकता से किया जा रहा है। हमारे पास में प्राकृतिक ईंधन सीमित मात्रा में है, हम इन्हें तेज़ी से नष्ट करते जा रहे हैं। ईंधन एवं बिजली के उपकरणों का अतिशय प्रयोग भी प्रदूषण का कारण बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ दिए गए हैं ऐसे कारण, जैसे कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक की वजह से भी प्रदूषण हो रहा है, क्योंकि प्लास्टिक से बने जो सामग्रियाँ होती हैं वो नष्ट नहीं होती, चाहे उनको जलाएंगे तो हानिकारक गैस निकलेगी। मिट्टी में दबा देंगे तो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है उसको नुकसान पहुँचाते हैं और ये गलते भी नहीं है। आगे
इसमें कुछ दिया गया है कि जैसे डिटर्जेंट का प्रयोग है, इससे जो गंदा पानी होता है इससे जल प्रदूषण भी होता है, मृदा प्रदूषण भी होता है। ठीक है, पेंट का प्रयोग जो किया जाता है इसकी वजह से भी वायु प्रदूषण होता है और जल प्रदूषण भी होता है, मृदा प्रदूषण भी होता है। और जो प्रशीतक दिए गए हैं जो कि हमारे फ्रिज रेफ्रिजरेटर होते हैं, एयर कंडीशन होते हैं, इनसे CFC गैस निकलती है और इसकी वजह से जो हमारी ओजोन परत है उसको नुकसान पहुंचता है, जिससे पराबैंगनी किरणें वायुमंडल में प्रवेश कर जाती हैं और पराबैंगनी किरणों के द्वारा मानव एवं अन्य जीवधारियों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो ये चैप्टर में कुछ जो है प्रदूषण के बारे में दिया गया था। अब आगे यहाँ पे कुछ एक चार्ट दिया गया है जिसमें लिखा गया है कि हमारे क्रियाकलाप यानी कूड़ा करकट जलाना, अगर हम इससे जलाएंगे तो क्या परिणाम होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ेगी, गैस निकलेगी और ये वायु प्रदूषण होगा। तालाबों व नदियों के पशुओं को नहलाएंगे तो क्या होगा, जल में गंदगी होगी और जल प्रदूषण होगा। इस प्रकार से आप आगे एक्सरसाइज कर सकते हैं, बच्चों के लिए दिया गया है। फिर अभ्यास प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं कि आपने अभी तक क्या पढ़ा और उसके आंसर आपको आ रहे हैं कि नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ फिलिंग द ब्लैंक के प्रश्न हैं, ठीक है, इसको भी आप सॉल्व करने का ज़रूर प्रयास करिएगा। और आगे यहाँ पे कुछ जो है टिक राइट और रॉन्ग प्रश्न दिए गए हैं, इनको टिक लगाना है और एक मिलान का भी प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ सब ये सब प्रश्न आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। हम सॉल्व कराएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, वैसे भी लंबी हो चुकी होगी। तो आपसे उम्मीद यही है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।